एक बार फिर से CDNP जिगमंड एजुकेशन में आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ्स की ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास 12th स्टैंडर्ड और JEE के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास का पूरा फायदा लेना है तो एकांत में शांति पूर्ण माहौल में बैठ कर के क्लास अटेंड करें और पूरी क्लास अच्छे से देखें। कहीं कोई मिसिंग हो तो रिमाइंड करें, ठीक है? तभी आपको उसका पूरा फायदा मिल सकेगा। तो आज का टॉपिक देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा बोर्ड पर। आज हम वेक्टर के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं और इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके सुनना और समझना, क्योंकि अगर इस बात को आपने स्किप किया, आपने ध्यान नहीं दिया और आपको समझ में नहीं आई तो यह बात आपके बहुत सारे क्वेश्चन बिगाड़ सकती है। और अगर आपने समझ लिया तो फिर वेक्टर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ इन्हीं बातों पर आश्रित होते हैं और बात बहुत छोटी है और बहुत बड़ी भी है। इसके लिए एक डायग्राम हमने आप लोगों के सामने दिखाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। और इस डायग्राम में हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y और z दिखाई दे रही हैं और इसे देखिए, ये पॉइंट P x, y, z लिया गया है और इसका पोजीशन वेक्टर जो OP वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, R वेक्टर है, ठीक है ना? ये OP वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, R वेक्टर, ठीक है? तो एक बात ध्यान रखेंगे, वेक्टर्स में जितनी भी बातें हम लिखते हैं, जैसे ये लिखा हमने A वेक्टर, ठीक है? हमने लिखा B वेक्टर, ठीक है? तो ये वेक्टर वास्तव में शॉर्ट फॉर्म में होता है। अगर इसका एक्सपांड फॉर्म हम लिखना चाहेंगे, विस्तारित रूप लिखना चाहेंगे, तो हर वेक्टर i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में होता है, ठीक है? यहाँ पर i कैप, j कैप, k कैप क्या है ये आप लोग डायग्राम में देखें और समझें, क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। वैसे आपने 11th की फिजिक्स के सिलेबस में इसको जरूर देखा होगा, फिर भी इसको बेहतर ढंग से हम बताएंगे। यहाँ देखिए, ये x एक्सिस है और x एक्सिस का जो डायरेक्शन होता है वह i कैप से डिनोट किया जाता है, ठीक है? डायरेक्शन मतलब दिशा, और दिशा के लिए हम जिस वेक्टर का यूज करते हैं वो आप सभी लोगों को पता है। वह वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होता है ये? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश या एकांक सदिश, ठीक है? इकाई सदिश या एकांक सदिश, ठीक है? इसी प्रकार से हम y एक्सिस का डायरेक्शन शो करने के लिए, बताने के लिए हम j कैप का प्रयोग करते हैं और z एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, k कैप, ठीक है? याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि x, y, z एक्सिस के जो डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, वो किससे डिनोट की जाती हैं, i कैप, j कैप और k कैप, ठीक है? ये बात क्लियर है? कैप लगा हुआ है मतलब ये यूनिट वेक्टर्स ही है। मतलब क्या हुआ, अगर आप सोचें तो i कैप का मॉड और j कैप का मॉड और k कैप का मॉड, ठीक है? इन सब की वैल्यू क्या होगी, वास्तव में 1 ही होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में आपने पढ़ा है किसका, क्या, मॉडुलस या मापांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है? जिसका मॉडुलस या मापांक क्या होता है, 1 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश बोलते हैं। या यूं कहा जाता है कि जो
दिशा को बताता है वो कहलाता है इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आई कैप, जे कैप और के कैप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस की डायरेक्शन है। ठीक है, समझ गए। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर की वैल्यू हमने क्या लिख दी, आर वेक्टर लिख दी। अब आर वेक्टर को हम अगर कार्टेशियन सिस्टम में लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे, इनके कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक परिपाटी में हम बोलना चाहें तो इनके निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या बोले जाएंगे, एक्स वाई जेड बोले जाएंगे। और एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। एक्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट होगा, जैसे हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है ये, ठीक है, पी एम, तो ये ओ एम की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। ऐसा ही यहाँ परपेंडिकुलर वाई में ड्रॉ करें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू वाई हो जाएगी। और ऐसे ही जेड में करेंगे तो क्या हो जाएगी, उसकी जेड हो जाएगी। मीन्स क्या हुआ, अगर हम इसका एक्स कंपोनेंट बोलें, मतलब यहाँ पर जो आर वेक्टर लिखा हुआ है इसका एक्स कंपोनेंट क्या हुआ, एक्स हुआ, वाई कंपोनेंट क्या हुआ, वाई हुआ, और जेड कंपोनेंट क्या हुआ, जेड। मतलब आर वेक्टर के एक्स वाई जेड अक्षों में घटक क्रम से क्या होंगे, एक्स वाई जेड ही होंगे। अगर हम इनको डायरेक्शन के साथ में, दिशा के साथ में भी लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे कि आर वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में जो सदिश है तो कितना होगा, एक्स आई कैप, और वाई के लिए कितना होगा बोलिए, ये जे वाई जे कैप, और जेड के लिए कितना होगा, जेड इंटू के कैप। अब ये देख रहे हैं, मतलब आर वेक्टर के ये तीन घटक हैं, ये थ्री कंपोनेंट्स हैं, ये एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, क्लियर है। अगर आर वेक्टर को हमको लिखना है तो हम क्या लिखना चाहेंगे, कंप्लीट अगर लिखना है तो हम लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये लिखना चाहिए। अब देख रहे हैं, अभी हमने स्टार्ट में क्या बोला था कि कोई भी वेक्टर हो वास्तव में वह शॉर्ट फॉर्म में होता है। वो अगर उसका पूरा विस्तृत रूप लिखा जाए, उसको एक्सपांड करके लिखा जाए तो वह आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे अगर ए वेक्टर लिखा हुआ है तो भले ही हम ए वेक्टर लिख रहे हैं लेकिन उसके अंदर हम क्या मान सकते हैं, उसमें आई कैप भी होगा, जे कैप भी होगा, के कैप भी होगा। मान लो उसको हमको मानने की जरूरत पड़े तो हम कैसा मान सकते हैं इसको, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, इसी प्रकार से बी वेक्टर को भी B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप मान सकते हैं। अब कभी भी कोई वेक्टर अपने प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में दिया जाता है तो इस फॉर्म में हो सकता है। जैसे किसी ने लिख दिया कि एक सदिश क्या है, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 9 के कैप। ये देखिए, ये कोई एक सदिश है वास्तव में, जैसे कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये ए वेक्टर है। ठीक है, तो देखा आपने सभी ने लोगों ने कि किसी भी सदिश को हम आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनकी बात मॉडुलस की आएगी, इनका मॉड निकालने की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, ये इसको हमने पहले भी किसी न किसी रूप में बताया है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, अगर सबसे पहले हम आर के लिए बताते हैं। ठीक है, किसके लिए, आर के लिए। ये आर के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। मीन्स क्या,
कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड जे के कैप, मतलब आई, जे और के कैप के क्या लेना है अपन को, गुणांक लेना है, ठीक है, और उनका स्क्वायर करके सम कर देना है, उनका वर्ग करके जोड़ देना है रूट में। ये कहलाएगा आर वेक्टर का क्या, मॉडुलस, मापांक, ठीक है। तो अगर यहां पर जैसे मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है तो कितना लिखना पड़ेगा हमें, बोलिए। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 81, जितना भी आएगा लिख दिए अपन ने, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि मान लो कोई सदिश दिया गया है, जैसे आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ठीक है। अब कहा गया इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से बना दिया जाए। क्वेश्चन में दिया गया है इस सदिश की दिशा बताओ, ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, इस सदिश की दिशा ज्ञात करो। अब अगर बात दिशा ज्ञात करने की है तो हमारे माइंड में क्या बात आना चाहिए, ये वाली बात आना चाहिए, यूनिट वेक्टर की, क्योंकि दिशा का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर से ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम क्या मान लें, इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, क्या मान लेते हैं, ए वेक्टर मान लेते हैं, तो फिर यहां पर हमको वास्तव में क्या निकालना होगा, ए कैप निकालना है। क्या निकालना है, ए कैप निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ए कैप का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए कैप का फार्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू, ये सब आपने पढ़ लिया है और टाइप ऑफ वेक्टर्स में सब हमने समझाया था, और अगर आपने नहीं पढ़ा है जिसने भी, तो उसको पहले वह टाइप ऑफ वेक्टर्स का वीडियो देख ले, जिसमें सभी बातों को हमने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सभी बताए हैं हमने, उनको बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, वास्तव में मॉड ऑफ ए वेक्टर चाहिए। तो तुरंत ही क्या करेंगे हम, पहले इसमें हम मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना चाहेंगे। ये देखिए, ये है मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा बोलो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना आया बोलो, रूट ऑफ 6 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नाउ अब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या ए वेक्टर की दिशा मतलब ए कैप। ए कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन कितना बोलिए, मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, ये मान लगा देंगे। ए वेक्टर का मान कितना है बोलिए, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन कितना है, रूट ऑफ 6। ये निकल आया क्या, ए कैप, ठीक है, बन जाएगा। ये देखिए, इसको और ऐसा करके लिख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बात इसमें सीखनी है जो आगे के क्वेश्चन में, चैप्टर में रहेगी, लेकिन यहीं पर इसको बता देते हैं। इनको अलग अलग कर लो, आई कैप अपॉन रूट 6, या ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 6 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप अपॉन रूट 6 मतलब 1 अपॉन रूट 6 और कितना बोलो, जे कैप, प्लस बोलो 2 के अपॉन रूट 6 मीन्स कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 6 इंटू कितना हो जाएगा बोलिए, के कैप हो जाएगा। ये देख लो, ये यही है यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को पुरानी वाली बात से हम जोड़ते हैं। यहां पर जो
आई कैप, जे कैप और के कैप के जो गुणांक आ रहे हैं, कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, मतलब ये और ये वास्तव में इस सदिश ए वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस होती है। देखो, अगर कोई पूछ लेता कि इसकी दिक कोज्याएं भी ज्ञात करो, तो बस निकालना तो यही है अपन को। सिर्फ आंसर में एक चीज क्या लिख देनी है, इम्प्लाइज दैट L इज इक्वल टू 1/√6, M इज इक्वल टू -1/√6 और N इज इक्वल टू 2/√6। अब ये कैसे हो गया? ये वास्तव में ऐसे हो गया कि आप जब डायरेक्शन को साइन निकालते थे तो आपको दिक अनुपात पता होने चाहिए थे। देख लो, यहाँ आई का गुणांक कोएफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ जी का कितना है -1 है और के का कितना है 2 है। यही तो वास्तव में दिक अनुपात है, मतलब किसके, ए बी सी की वैल्यू। और फिर वही फार्मूला जो L इज इक्वल टू A/√ऑफ वाला निकाल लगाएंगे तो क्या है, ये वैल्यू यही आ जाए, क्योंकि बात आखिर वही कर रहे हैं। देख लो, ये पूरा रूट करके स्क्वायर करके टोटल कर रहे हैं अपन ये, और ऊपर ही लिखा हुआ ही है। इस प्रकार से ये मेथड अपन ने पहले पढ़ ली। अब अगर वेक्टर के फॉर्म में हमको क्या करना है, LMN के मान निकालने हैं, दिक कोज्याओं के मान भी निकालने हैं, तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। आप सभी लोग अपने माइंड में बहुत ही बोल्ड लाइन से अपने रिमेंबर बॉक्स में नोट करें, अच्छे से नोट करें, बार बार दिमाग में जोर दे करके, कि कभी भी अच्छे सुने इस लाइन को, कभी भी किसी भी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर कोई कहता है कि किसी भी दिए गए सदिश की दिक को जाए डायरेक्शन को साइन निकालो, तब भी हमको क्या निकालना पड़ता है, ए कैप निकालना पड़ता है। ये बात बाद में भूलने लगती स्टूडेंट को, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं इसको जोर दे करके बोल रहे हैं, अपने दिमाग में फिक्स कर लें। कोई भी सदिश हो, फॉर एग्जाम्पल आगे जाके आप पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, ठीक है। अब क्या कह दिया, साथ कह दिया इसको निकालो और इसकी दिशा भी निकालो, ठीक है। तो इसको जो भी निकालेंगे तो मान लो वो क्या निकला, एन वेक्टर। तो अब क्या दिशा निकालने का मतलब क्या हो जाएगा, हमको एन कैप निकालना है। मतलब कभी भी डायरेक्शन की बात की जा रही है, दिशा की बात की जा रही है, तो हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, इकाई सदिश निकालना है। और उसका फार्मूला हमेशा ऐसा ही रहेगा, ए कैप इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। बी कैप इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, समझ गए। और अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात है तो इतना निकालने के बाद आंसर के फॉर्म में ऐसा लिखना है, ये ए कैप आ गया, अब ये LMN की वैल्यू आप लोगों को लिख देनी है, ठीक है। तो उम्मीद करती हैं बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लें और समझ लें, ठीक है। तो अब एक इम्पोर्टेंट बात और लेते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे आप लोगों ने 11th कोऑर्डिनेट 2D में भी पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ 2D के लिए था, एक्स और वाई एक्सिस के लिए। यहाँ वेक्टर फॉर्म में हम सेक्शन फार्मूला या खंड सूत्र देखने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, ये एक डायग्राम है, डायग्राम में मेन क्या है, लाइन AB है, सिर्फ लाइन AB, ठीक है। ध्यान से देखिए, लाइन AB है, इसमें जो पॉइंट A है, पॉइंट A है, तो उस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर जो लिया गया है वो A वेक्टर लिया गया है, ठीक है। पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर क्या लिया गया है, B लिया गया है। ये ओरिजिन है, मतलब मूल बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन सेगमेंट AB को, रेखाखंड AB को एक पॉइंट P है
जो इसे क्या करता है, M1 रेशियो M2 में क्या करता है, डिवाइड करता है, तोड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहां पर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, उसको हमने क्या मान लिया है, यहाँ उसको मान लिया हमने R वेक्टर। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें भी हम ट्राइंगुलर फार्मूला रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक ट्राइंगल हमारे पास इस तरफ देखिए कौन सा है हमारे पास। गिवन क्या होगा, सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन के रूप में क्या है, ये लिख लेते हैं पूरा। ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर है और ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। ठीक है, और साथ ही साथ M1 रेशियो M2, ये किसका रेशियो है, ये है AP रेशियो PB। ठीक है, समझ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। और अगर कहा जाए तो कह सकते हैं M2 इंटू AP इज इक्वल टू M1 इंटू BP। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और यहां पर हमने जो OP वेक्टर लिया है, ये OP वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, ये R वेक्टर लिया है। ये वास्तव में गिवन में नहीं कहलाएगा, इसको अपन ने मन से ले लिया है। ठीक है, लेट। तो अब हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल रूल लगाना है। यहां पर हमें अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। देखिए, M2 इंटू AP वेक्टर इज इक्वल टू M1 इंटू BP वेक्टर। ध्यान देने की बात क्या है कि अगर बिना वेक्टर के है तो यहां पर चाहे आप PB लिखिए चाहे BP लिख दीजिए, दोनों चल जाएंगे बिना वेक्टर के। लेकिन अगर वेक्टर लिख रहे हैं तो देखें A से P, डायरेक्शन A से P है। अब इक्वल में क्या आएगा, P से B वाला ही आएगा, B से P नहीं आएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूरा डायरेक्शन आपको ध्यान देना, ऐसा कि A से P जा रहा है तो P से ही B जाएगा, B से P नहीं हो जाएगा। ठीक है, यही इक्वेशन नंबर आपका क्या है, ये फर्स्ट ही है, इसी को मान लेते हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या है, AP वेक्टर और BP वेक्टर। तो ट्राइंगल में AP वेक्टर और ये BP वेक्टर, तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही त्रिभुज योग नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इन ट्राइंगल, आपको हमने ट्रिक समझाई है कि AP अगर निकालना है तो पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, AP लिखना चाहिए, और लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखना चाहिए, P ही लिखना चाहिए, ये AP। अब बीच में कुछ ना कुछ आएगा ही, तो क्या लिख दिया अपन ने, ये O लिख दिया। अब इसमें लगाते हैं, क्या हो जाएगा बोलो, AO वेक्टर प्लस OP वेक्टर इज इक्वल टू कितना, AP वेक्टर। तो लिख देते हैं हम, AP वेक्टर
इज इक्वल टू ए ओ वेक्टर और प्लस कितना बोलिए ओपी वेक्टर। ठीक है, अब हम वैल्यू लगाएंगे हमारे पास, ये देखो वैल्यू किसकी है, ओ ए वेक्टर की है, और यहाँ लगाना क्या है ए ओ का, उल्टा है मतलब, इसको पलटाने से क्या हो जाएगा, ओ ए को ए ओ करेंगे तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या कर देना है, ये देखिए ये आ जाएगा माइनस ए वेक्टर और प्लस ओपी वेक्टर ये लिखा हुआ है किनारे में, तो क्या है ये बोलिए आर वेक्टर है। ये वैल्यू किसकी है बोलिए, ये वैल्यू है एपी वेक्टर की। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड कर देते हैं। ठीक है, अब सेम टू सेम ऐसा ही पीबी के लिए, यहां पर क्या है पीबी, ये पीबी में क्या है पीबी, तो शुरू का पॉइंट पी और लास्ट का बी, मीन्स क्या होना चाहिए पीओबी, जैसे ये एओपी है ऐसा ही क्या हो जाएगा यहाँ पर पीओबी। तो चलो लिख देते हैं, इन ट्रायंगल पीओ, इन ट्रायंगल पहले क्या आएगा पी आएगा, पहले क्या आएगा बोलिए पी, पी ओ बी। ठीक है, इसमें भी वैसा ही लिख लो, यहां से भी लगा सकते हैं, ये पीबी वेक्टर इज इक्वल टू पीओ वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर, डायग्राम से देख करके या फिर डायरेक्ट ही आप इसको, अगर सही डायरेक्ट बिल्कुल सही साइकिल में लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पी बी वेक्टर इज इक्वल टू पीओ वेक्टर प्लस बोलिए ओपी वेक्टर, साथ में बोलते चले और मान लगाते चले, सिर्फ देखने वैसे नहीं है, एक्टिव होना जरूरी है। ये देखें यहाँ पर क्या है पीओ वेक्टर और यहाँ पर ओपी वेक्टर की वैल्यू, तो पलटा के लगाना पड़ेगा, मतलब क्या करना पड़ेगा बोलो, इसको लगाएंगे माइनस आर वेक्टर और प्लस ओबी वेक्टर की वैल्यू कितनी है अपनी बी वेक्टर, ये क्या आ गया ये देखिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हुआ, ये थर्ड हुआ। ये वैल्यू लगा देंगे हम इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, समीकरण नंबर 1 2 और 3 से। ठीक है, ये m2 इंटू एपी वेक्टर, ये है m2 इंटू एपी वेक्टर, कहाँ है ये माइनस ए वेक्टर और प्लस आर वेक्टर है ये। ठीक है, तो इसको क्या लिख देते हैं, सीधा करके लिखना चाहो तो लिख लो ऐसा करके, आर वेक्टर माइनस कितना बोलो ए वेक्टर। ठीक है, और यहाँ क्या है प्लस वाला ये है, ये देखिए ये वैल्यू किसकी एपी वेक्टर की है, पहले क्या लगाना पड़ेगा इक्वल लगाएंगे, फिर क्या है बोलो m1 कितना है बोलो m1 है और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा। ठीक है, बी वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करो, ये आ जाएगा m2 इंटू आर वेक्टर माइनस m2 इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू m1 इंटू बी वेक्टर माइनस m1 इंटू आर वेक्टर। ये आर वेक्टर और आर वेक्टर की टर्म्स को
एक साइड कर लो और कॉमन निकाल लो। ठीक है, इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये निकल आया कितना बोलो, ये हमने निकाल लिया आर वेक्टर। अंदर कितना बचेगा, m2 प्लस m1। ठीक है, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको भी इस तरफ लिख लो, माइनस वाले को प्लस में, तो ये हो जाएगा m2 ए वेक्टर और प्लस m1 बी वेक्टर। ठीक है, अब क्या होगा, हमें चाहिए थी आर वेक्टर की वैल्यू। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, m2 ए वेक्टर प्लस m1 बी वेक्टर होल अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये सेक्शन फार्मूला कहलाता है, खंड सूत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो और एक हम रिमार्क लगा करके आप लोगों को क्लियर कर देते हैं अलग से। ठीक है, इसमें इक्वेशन नंबर उसको 4 मान सकते हैं। ये जो हमने निकाला है फार्मूला, ये वास्तव में ये कहलाता है क्या, इंटरनल डिवीजन, आंतरिक विभाजन। ठीक है, क्या कहलाता है ये, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन या हिंदी में अंतः विभाजन। ठीक है, अब यहां पर ये देखें, ये अगर हमारा क्या है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब पॉइंट P इन दोनों के बीच में नहीं है, ये पॉइंट P कहाँ है, बाहर है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा वो, ये एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में हमें क्या करना है, जो रेशियो है, कोई भी एक रेशियो, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, निगेटिव में कर देंगे। तो इसके लिए फार्मूला कैसा बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू m2 ए वेक्टर माइनस m1 बी वेक्टर। ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1। ध्यान देने की बात यह है कि जो शुरू में है वही नीचे वाले में होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, m1 बी वेक्टर माइनस m2 ए वेक्टर अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, अच्छा, सेकंड वाला इसमें एक और इम्पोर्टेंट है और वो है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट के लिए, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु मतलब क्या होगा कि यहां पर ये देखिए, ये अपना पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, और जो
P पॉइंट है जस्ट बिल्कुल बीच में है। मतलब क्या कह सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2। अब सोच लें, अगर हम M1 इज इक्वल टू M2 इसमें लगा लेंगे, दोनों को हम M मान लें, तो M यहाँ भी M प्लस M2 M कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2। ठीक है, तो ये टोटल 3 फार्मूले। यहाँ पर एक फार्मूला ये भी है, हालांकि इस फार्मूले का आप लोग अगर यूज बिल्कुल भी ना करें इस वाले का, तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमेशा अगर बाह्य विभाजन एक्सटर्नली डिवीजन की बात अगर आएगी तो हम डायरेक्ट ही इसी सूत्र में माइनस चिन्ह का प्रयोग करके इस फार्मूले का ही उपयोग करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसी कोई लाइन होती है और बात अगर उसकी मिड पॉइंट की आती है तो तुरंत ही हमें इस फार्मूले की याद आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक बात और है, इसमें आप लोग घर में खुद करके देखें इसको। यहाँ पर यही फार्मूला कार्टेशियन सिस्टम में, मतलब कार्तीय पद्धति में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? ये कार्तीय पद्धति के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा एक हिंट लिख देते हैं, आप लोग ये वैल्यूज लगाएं। और जैसे A वेक्टर है, तो A वेक्टर को हमने क्या कहा, ये होना चाहिए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 कितना k कैप। B वेक्टर कितना होना चाहिए? B वेक्टर होना चाहिए x2 i कैप y2 j कैप और z2 कितना k कैप। बोले R वेक्टर कितना होना चाहिए? बोले x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ठीक है, ये बातें इनमें लगा दें इक्वेशन नंबर 4 में। ये सब किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 4 में। और आपको क्या करना है? 3 रिजल्ट पाने हैं। सबसे पहले i गुणांक की तुलना करना, कोएफिशिएंट्स ऑफ i, इससे क्या निकलेगा एक फार्मूला x इज इक्वल टू, फिर आप कंपेयर करना, इक्वेटिंग करना, j के गुणांक की तुलना करना दोनों पक्षों में, तो क्या निकालना? y इज इक्वल टू। ठीक है, और फिर k के गुणांक की तुलना करना, तो कितना निकल आएगा? ये z इज इक्वल टू। ठीक है, ये फार्मूले खुद निकाल करके इसमें और हमको होमवर्क के रूप में बताएंगे, और ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास हमारे निर्देशों के अनुसार आप सभी ने देखी और अच्छे से देखी, पूरा फायदा लिया, और वह आपके लिए जरूर ही उपयोगी रही होगी। अब इसकी प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन करके देखिए और होमवर्क हमारे पास भेजिए। ठीक है, तभी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कहलाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ इसी टाइम पर। तब तक अपना ध्यान रखें और खूब पढ़ें।